नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाइसाना, आपके समक्ष उपस्थित हूं मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने मानव शरीर पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 1 को कवर किया है, जिसके अंतर्गत लगभग हमने 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व किए हैं जो कहीं ना कहीं आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर पर बेस्ड लगभग हम 100 प्रश्न कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम मानव शरीर पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत और मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को आज की क्लास में कवर करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हो सकता है कि यहाँ से सीधे सीधे आपको सुपर टेट एग्जाम्स में भी देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 21 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, यानी कि जो आपका ब्लड होता है स्टूडेंट्स, इस ब्लड को जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन ए कहता है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कहता है कैल्शियम, ऑप्शन सी कहता है Fe यानी लोहा और ऑप्शन डी कहता है Cu यानी कि कॉपर। तो आपको बताना है कि रक्त जमने में कौन से तत्व का सबसे अहम रोल होता है। तो रक्त जमने में सबसे अहम रोल जो होता है स्टूडेंट्स वो कैल्शियम का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस देखते साथ ही आप राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे, क्योंकि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, यानी कि स्टूडेंट्स जो ह्यूमन बॉडी होता है सामान्यतः नॉर्मल बॉडी, उसका टेम्परेचर कितना होता है। ऑप्शन ए कहता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी कहता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन सी कहता है 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी का जो जनरल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। अगर आपने कंटेंट को अच्छे से कवर किया होगा तो मैंने आपको बता रखा है, एक एक पॉइंट्स क्लियर कर रखे हैं और आप इजीली क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको नॉर्मली मानव शरीर का जो टेम्परेचर बताया है, अगर फ़ारेनहाइट में बताया तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया होगा और अगर सेल्सियस में बताया होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आपसे बात की जा रही है, सारे ऑप्शन फ़ारेनहाइट में हैं, तो देखना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कौन सा है। तो इसमें से कोई सा भी नहीं है, इसलिए आपको जाना है ऑप्शन नंबर डी के साथ। मतलब इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इस तरीके के प्रश्न ही आपको सुपर टेट एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है अंत्य प्रकोष्ठिका, ऑप्शन बी कहता है प्रगंडिका, ऑप्शन सी कहता है उरु अस्थि और ऑप्शन डी कहता है अंतर्जांघिका। तो आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। अगर आपने कंटेंट देख रखा है तो आपको पता होगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, यानी कि स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी में जो मस्तिष्क होता है वो लगभग कितने ग्राम का होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है 1350, ऑप्शन बी कहता है 1230, ऑप्शन सी कहता है 1100 और ऑप्शन डी कहता है 1500। तो अगर आपने मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन को पढ़ा है तो मैंने उसके अंतर्गत बताया हुआ है कि मानव मस्तिष्क का जो लगभग वजन होता है, वेट होता है, वो 1350 ग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है कि आदमी के कंठ के किस भाग को, यानी कि स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ध्यान रखेंगे कि आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु ऊर्ध, यानी कि हिंदी में अवटु ऊर्ध और इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो कौन से हिस्से को, कौन से भाग को, यानी कि हमारा जो ये कंठ होता है इस कंठ के कौन से हिस्से को हम अवटु ऊर्ध या एडम्स एप्पल कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है श्वसनी को, ऑप्शन बी कहता है थायराइड उपास्थि को, ऑप्शन सी कहता है क्रिकोइड उपास्थि को और ऑप्शन डी कहता है कंठ को। तो आपको बताना है कि एडम्स एप्पल जो है हम कहते हैं स्टूडेंट्स थायराइड उपास्थि को, क्योंकि आपको पता है कि गले में जो होता है वो थायराइड ग्रंथि होता है और थायराइड ग्रंथि में जो
आपकी उपास्थि होती है उसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस को देखते साथ ही उसके राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजनन से है, यानी कि उस ग्रंथि का नाम आपको बताना है जिसका संबंध आपके उत्तेजनन से है। ऑप्शन ए कहता अवटु ग्रंथि, ऑप्शन बी कहता अग्नाशय, ऑप्शन सी कहता अधिभ्रक ग्रंथि और ऑप्शन डी कहता है पीयूष ग्रंथि। तो आपको बताना है। ग्लैंड्स के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने आपको सभी ग्रंथियों को डिटेल में बताया हुआ है। तो वहीं से क्वेश्चंस पूछा गया है कि उत्तेजनन के संबंध में शरीर की कौन सी ग्रंथि जो है कार्य करती है। तो वो है स्टूडेंट्स आपकी अधिभ्रक ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस को देखते साथ ही राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है कंडरा, जिसे हम टेंडन कहते हैं, जोड़ता है। यानी कि स्टूडेंट जो कंडरा होता है जिसे हम टेंडन भी कहते हैं, ये किसको किससे जोड़ता है। ऑप्शन ए कहता है हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, ऑप्शन बी कहता है पेशी को हड्डी से जोड़ता है, ऑप्शन सी कहता है हड्डी को पेशी से जोड़ता है और ऑप्शन डी कहता है पेशी से पेशी को जोड़ता है। तो स्टूडेंट जो टेंडन होता है यानी कि कंडरा होता है वो आपके पेशी से हड्डी को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। देखिए मानव शरीर का भी सेम क्वेश्चन आ गया। मानव शरीर का सामान्य तापमान जनरल टेम्परेचर कितना होता है। ऑप्शन ए कहता है 40.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी कहता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी कहता है 98.4 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी कहता है 82.4 डिग्री सेल्सियस। यानी कहने का मतलब इससे पहला जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो फ़ारेनहाइट पैमाने पर सारे ऑप्शंस रखे थे एग्जामिनर ने, इस क्वेश्चंस में सेल्सियस में रखे हैं। तो देखिए क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछा जाता है, इसलिए मैंने दोनों सेम क्वेश्चंस लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इजीली राइट ऑप्शन तक पहुँच पाए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है। अगर आपने कंटेंट को अच्छे से कवर किया होगा तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सेल्सियस यानी C-0/100 होता है और फ़ारेनहाइट यानी कि F -32/180 होता है। अगर आप इसमें सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा। और अगर आप सेल्सियस के पैमाने को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि फ़ारेनहाइट में जनरल टेम्परेचर मनुष्य का 98.6 होता है, माइनस कर देंगे 32 और बटे में करेंगे 9 और ये 5 जाएगा ऊपर गुना में। जब आप इसमें से कैलकुलेशन करेंगे तो 98.66 में से माइनस होगा तो 66.6 और इनटू में बचेगा आपका 5 और नीचे रहेगा 9 और 9 से जब आप इसको काटेंगे तो 9 सत्ते हो जाएगा 63, 3 और 6 9 चौक हो जाएगा 36 और 7.4 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20 यानी कि लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन जो है वो बी के साथ मैच होता है। 36.9 डिग्री सेल्सियस मतलब लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स ये सभी चीज़ें इस तरीके से एग्जामिनर पूछता है, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कंटेंट को आप अच्छे से कवर करें, उसको समझें। अगर आपके दिमाग में सेट होगा तो आपको फैक्ट पता होगा कि टेम्परेचर अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 होता है नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 होता है। अब देखिए एक क्वेश्चंस में तो आपके सारे ऑप्शन फ़ारेनहाइट पैमाने पर दिए गए हैं, जबकि मिक्स इस तरीके से किया गया कि आपको कंफ्यूज किया जा सके, और दूसरा क्वेश्चन सेल्सियस पर रखा गया। देखिए 98.4 भी रखा गया है, जबकि 98.4 फ़ारेनहाइट में होता है। तो इसलिए अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम होते हैं, वरना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो 98.4 के साथ चले जाएंगे और फ़ारेनहाइट को नोटिस नहीं करेंगे कि फ़ारेनहाइट में है या सेल्सियस में। इसलिए जब भी आप किसी चीज़ को पढ़े तो उसको ध्यान से पढ़े, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरीके से माइंड गेम खेलता है और मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ये बताना है, ये समझाना है कि आप एग्जामिनर के माइंड सेट को समझें, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, यानी कि एक वयस्क जो पुरुष होता है अगर हम उनके बॉडी के 100 ml ब्लड को लेते हैं तो उसमें सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है 11.5 ग्राम, ऑप्शन बी कहता है 12.5 ग्राम, ऑप्शन सी कहता है 13.5 ग्राम और ऑप्शन डी कहता है 14.5 ग्राम। तो स्टूडेंट्स एक वयस्क पुरुष के लिए अगर हम सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कैलकुलेट करें प्रति 100 ml ब्लड में तो वो होगा आपका 14.5 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और यहीं पर अगर हम सामान्य स्त्री की बात करें तो लगभग 12.5 के आसपास होता है, क्योंकि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। अगर हम खून की बात करें, ब्लड की भी बात करें तो लगभग 1 लीटर कम होता है। एक स्वस्थ पुरुष में लगभग 5.5 लीटर ब्लड होता है, वहीं पर अगर हम महिला की बात करें तो 4 से 5 लीटर ब्लड उनमें भी पाया जाता है। तो इसी वजह से हीमोग्लोबिन का सीधा कनेक्शन है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस देखते साथ ही आप राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, यानी कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन ए कहता है तांबा, ऑप्शन बी कहता है चांदी, ऑप्शन सी कहता है सोना और ऑप्शन डी कहता है लोहा। तो मायोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है स्टूडेंट्स वो पाई जाती है आपके तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस देखते साथ ही आप राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है कि मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है। ऑप्शन ए कहता है 15, ऑप्शन बी कहता है 20, ऑप्शन सी कहता है 30 और ऑप्शन डी कहता है 40। तो मानव शरीर में जो अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है स्टूडेंट्स वो होती है आपकी 20। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने कंटेंट को अच्छे से कवर किया होगा तो ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही ईजी लग रहे होंगे और इसी तरीके के प्रश्न ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है कि किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, यानी किसी प्राणी के समस्त भार का जो अधिकांश भाग होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति होगा तो उसकी बॉडी का जो अधिकांश हिस्सा है वो क्या है। तो जल है, ऑप्शन बी कहता है रुधिर है, ऑप्शन सी कहता है अस्थि है और ऑप्शन डी कहता है ऊतक है। तो आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी का जो टोटल वेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए अधिकांश भाग किसका होगा तो आपको पता होगा कि अधिकांश भाग होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल, क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य के शरीर में लगभग 70% जो है वो वाटर होता है। तो अगर 100 में से 70% वाटर है तो सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होगा, वाटर का होगा, यानी जल का होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है कि मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स मनुष्य के जो आंसू होते हैं उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है एमाइलेज, ऑप्शन बी कहता है यूरिएज, ऑप्शन सी कहता है लाइसोजाइम और ऑप्शन डी कहता है टाइलिन। आपको बताना है कि मानव शरीर से जो आंसू निकलते हैं उनमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो उस एंजाइम का नाम है स्टूडेंट्स लाइसोजाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। और इसी तरीके के प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार ये क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि कंटेंट को तो अच्छे से कवर करना ही है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ताकि अगर कोई क्वेश्चंस आपसे छूट भी जाए तो भी आपका कवर हो सके। और अगर आपने ये 100 प्रश्न मानव शरीर पर बेस्ड कर लिया तो यकीन मानिए कि आपको एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है कि मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, यानी कि मानव शरीर का वो कौन सा अंग है, यानी कि कौन सा वो ऑर्गन है जिसका आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, यानी कि आप किसी दूसरे की बॉडी का अपनी बॉडी में नहीं यूज़ कर सकते। ऐसा कौन सा अंग है वो आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है गुर्दा, ऑप्शन बी कहता है हृदय, ऑप्शन सी कहता है फेफड़ा और ऑप्शन डी कहता है मस्तिष्क। तो आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी
बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन है जिसका इस्तेमाल आप दूसरों से नहीं कर सकते, दूसरों से ले नहीं सकते और ना ही दूसरों को दे सकते। तो स्टूडेंट्स ऐसा जो अंग होता है वो होता है ह्यूमन बॉडी का माइंड यानी कि मस्तिष्क। मस्तिष्क का प्रत्यारोपण आप नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस देखते साथ ही आप राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहता है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, यानी कि स्टूडेंट्स मानव त्वचा जो मनुष्य के जो स्किन होता है उसको रंग देने वाला वर्णक, यानी कि उस वर्णक का नाम आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है मेलानिन, ऑप्शन बी कहता है रोडोप्सिन, ऑप्शन सी कहता है आइडोप्सिन और ऑप्शन डी कहता है एंथ्रोसाइनिन। यानी कि मनुष्य का जो कलर होता है, कोई फेयर होता है कोई डार्क होता है, तो इसके पीछे किस वर्णक का हाथ होता है, यानी किस वर्णक की वजह से मनुष्य के कलर में परिवर्तन होते हैं। तो स्टूडेंट्स उस वर्णक का नाम है आपका मेलेनिन और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस को देखते साथ ही आप राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे, क्योंकि ये सभी कंटेंट में मैंने आपको बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो कौन सा है, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कहता है मस्तिष्क है, ऑप्शन बी कहता है हृदय है, ऑप्शन सी कहता है चमड़ा है और ऑप्शन डी कहता है यकृत है। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है वो होती है आपकी स्किन, यानी कि चमड़ा जिसे कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है हृदय वंचित है, यानी कि हृदय किस चीज से वंचित है, वो कौन सी चीज है जो हृदय में उपस्थित नहीं है। ऑप्शन ए कहता है हृदय पेशी से, ऑप्शन बी कहता है अनैच्छिक पेशी से, ऑप्शन सी कहता है ऐच्छिक पेशी से और ऑप्शन डी कहता है चिकनी पेशी से। तो स्टूडेंट्स हृदय जो वंचित है, यानी कि हृदय में जो चीज़ उपस्थित नहीं है वो है आपकी ऐच्छिक पेशी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कहता है इंसुलिन उत्पादित होता है, यानी कि जो इंसुलिन है स्टूडेंट्स एक प्रकार का हार्मोन होता है, तो इसका उत्पादन कहाँ पर होता है या किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए कहता है पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है, ऑप्शन बी कहता है पित्ताशय द्वारा होता है, ऑप्शन सी कहता है आंत द्वारा होता है और ऑप्शन डी कहता है पेनक्रियाज द्वारा होता है। तो आपको बताना है कि इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस को देखते साथ ही राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे, क्योंकि इंसुलिन का जो उत्पादन होता है स्टूडेंट्स वो पेनक्रियाज के द्वारा होता है, यानी कि अग्नाशय के द्वारा होता है, इसलिए इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपने कंटेंट में बहुत अच्छे से कवर किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहता है निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है, यानी कि स्टूडेंट्स उस कोशिका का नाम आपको बताना है जिसके थ्रू इंसुलिन का स्त्रावन होता है। ऑप्शन ए कहता है अल्फा कोशिका, ऑप्शन बी कहता है डेल्टा कोशिका, ऑप्शन सी कहता है तंत्रिका कोशिका और ऑप्शन डी कहता है बीटा कोशिका। तो स्टूडेंट्स जहाँ से इंसुलिन का स्त्रावन होता है उस कोशिका का नाम होता है आपका बीटा कोशिका, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, यानी कि आप को बताना है कि इसमें से एक हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है आरएनए, ऑप्शन बी कहता है इन्वर्टेज, ऑप्शन सी कहता है इंसुलिन और ऑप्शन डी कहता है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में कौन सा एक हार्मोन है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो इंसुलिन होता है वो एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका निर्माण यानी जिसका उत्पादन कहाँ पर होता है, तो पेनक्रियाज यानी अग्नाशय के द्वारा होता है। तो वही क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो भी 20 प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे, क्योंकि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने कंटेंट को अच्छे से कवर नहीं किया है तो सबसे पहले आप ह्यूमन बॉडी पर बेस्ड मैंने जितने भी सिस्टम आपको बताए हैं पहले उन सिस्टम को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ये सभी
सभी प्रश्न आपके किसी ना किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यहीं से सीधे सीधे आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेंगे। और अगर इस तरीके से आप टॉपिक को कवर करते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।